चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा टर्म है इम्पोर्टेंट टर्म टैक्स प्लानिंग। अब ये टैक्स प्लानिंग क्या होता है देखिए। इट इज़ ए वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट एंड रिलीफ्स। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए। टैक्स प्लानिंग ये एक टैक्स प्लानिंग है जिससे हम टैक्स की जो है हमारी टैक्स की प्लानिंग करते हैं, यानी कि सारा एडवांटेजेस लेते हैं जो एडवांटेजेस हमें इनकम टैक्स प्रोवाइड करता है, उसी के एडवांटेजेस से हम अपनी टैक्स की एक प्लानिंग करते हैं। और अपनी टैक्स की प्लानिंग करके हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी है, यानी कि जो हमारा टैक्स अमाउंट है जिसे हमें गवर्नमेंट को पे करना है, हम उस टैक्स अमाउंट की लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। किसके? ये इनकम टैक्स के एडवांटेजेस लेते हुए। जैसा कि इनकम टैक्स के एडवांटेजेस क्या है, एग्जेम्पशंस है, कुछ डिडक्शंस है और कुछ रिबेट्स एंड रिलीफ्स है। ये भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और रिबेट एंड रिलीफ्स क्या होता है। बस आप अब तक के लिए इतना समझिए कि ये जो है एक एडवांटेजेस है इनकम टैक्स की तरफ से। अब हम दूसरा देखते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अब ये टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है देखिए बच्चों। इट इज़ एन एक्सरसाइज विच द assessee legally takes advantages of loopholes in the act. Tax avoidance is the practice of bending law without breaking it. Tax avoidance is the practice of bending law without breaking it. अब ये टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब हम इसमें भी क्या करते हैं, सारा जो इनकम टैक्स के लूप होल्स है उसे हम जान लेते हैं। इनकम टैक्स के सभी एडवांटेजेस और सभी लूप होल्स को हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और हम टैक्स जो है अवॉइड करते हैं। समझ में? अब आप अवॉइड करने का मतलब, अब आप कहोगे कि सर टैक्स जो है कंपलसरी पे करना होता है गवर्नमेंट को। जी हाँ बच्चों, टैक्स जो है हमें कंपलसरी पे करना होता है सरकार को। लेकिन कुछ बिजनेसेस, कुछ केसेस में ऐसा भी है कि कुछ बिजनेस या फिर कुछ अलग अलग केसेस में ऐसा है कि टैक्स जो है गवर्नमेंट हमें फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देती है, यानी कि एक भी रुपया हमसे टैक्स नहीं लेती। कुछ केसेस ऐसे भी है, कुछ बिजनेसेस भी ऐसे हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ये टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, इसे ही हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम लॉ को तो बेंड करते हैं, लेकिन उसका जो लॉ का कानून है, यानी कि इनकम टैक्स का जो कानून है, उसे हम ब्रेक नहीं करते। इसलिए यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। समझ में आया? अब आगे देखते हैं हम टैक्स इवेशन। अब ये टैक्स इवेशन क्या है देखिए। इट इज़ द लीगल वे टू रिड्यूस टैक्स liability by deliberating suppressing the income or sale or by increasing expenses etc., which results in the reduction of total income of an assessee. अब टैक्स इवेशन का मतलब क्या है देखिए। टैक्स इवेशन का मतलब ये भी एक टैक्स, हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसे रिड्यूस करने का ही तरीका है, लेकिन लीगल वे में नहीं है, इलीगल वे में है। समझ में? जो इलीगल वे से अपनी टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, जैसा कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, इलीगल तरीके से अपनी जो सेल्स है उसे कम बताते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और अपने जो एक्सपेंसेस खर्चे हैं उसे ज़्यादा बताते हैं, ताकि जब एक्सपेंसेस खर्चे ज़्यादा होंगे तो लॉस होगा बिजनेस को, तो लॉस होगा तो गवर्नमेंट जो है टैक्स भी नहीं कलेक्ट करेंगी। समझ में? गवर्नमेंट तो एक इस पे टैक्स कलेक्ट करेंगी, प्रॉफिट और गेन्स पे टैक्स कलेक्ट करेंगी। तो ये जो कुछ इलीगल वेज है, इलीगल तरीके हैं जो कानून को तोड़ रहे हैं, इनकम टैक्स के एक्ट के खिलाफ जाकर हम जो टैक्स की लायबिलिटी को कम करने को देखते हैं इलीगल वे में, तो उसे हम कहते हैं टैक्स इवेशन। समझ में आया दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हाउ एक्ट इज मेड, यानी कि एक एक्ट, एक कानून, एक लॉ बनता कैसे है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले। देखिए, एक्ट मतलब जैसा कि हो गया हमारा इनकम टैक्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। तो ये सारे जो एक्ट है ये बनता कैसा है, एक्ट जो है बनता कैसा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए,
पहले एक्ट बनने के लिए एक्ट की शुरुआत होती है एक स्टैंडिंग कमेटी से। तो ये स्टैंडिंग कमेटी जो है एक बिल बनाती है, विल मेक ड्राफ्ट या फिर बिल, उसे आप ड्राफ्ट कह लो या फिर बिल, एक बिल बनाती है विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। उस बिल में उस एक्ट के बारे में, यानी कि जिस एक्ट को बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इस बिल में। और वो बिल बनाती कौन है? स्टैंडिंग कमेटी। अब वो एक बिल बन जाता है, यानी कि ड्राफ्ट बिल या फिर बिल, ड्राफ्ट कह लो या फिर बिल। अब वो बिल बन जाता है। वो बिल क्या होता है? दिस बिल और ड्राफ्ट शुड बी अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब मान लो मैंने बनाया कि एक स्टैंडिंग कमेटी है, एक स्टैंडिंग कमेटी ने इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर एक इनकम टैक्स एक्ट बनाने की सोची। तो इनकम टैक्स एक्ट बनाने की सोची और स्टैंडिंग कमेटी ने एक बिल बनाया, और उस बिल के अंदर वो जो इनकम टैक्स एक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस बिल में। अब उस बिल को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजा गया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के मिसेस निर्मला सीतारमन जी। मिसेस निर्मला सीतारमन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के। तो उस बिल को फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजा जाएगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बनाना चाह रहे हैं, तो इनकम टैक्स किससे रिलेट करता है? फाइनेंस से रिलेट करता है। तो फाइनेंस से अगर रिलेट करता हो तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास ही भेजेंगे ना। तो इसलिए हम वो उस बिल को, जो स्टैंडिंग कमेटी है, बिल बनाकर फाइनेंस मिनिस्टर को भेज देती है इंडिया के। अब वो फाइनेंस मिनिस्टर की, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रूव्ड हो जाएंगी बिल पर, समझ में आया? जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है अप्रूव कर देंगे, यानी कि साइन कर देंगे उस बिल को और अप्रूव कर देंगे, तो उस बिल को भेजा जाएगा पार्लियामेंट के पास। ठीक है, हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नाउ दिस बिल इज पास्ड इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब उस बिल को क्या करेंगे हम, जब मिसेस निर्मला सीतारमन जी, यानी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जब अप्रूव्ड हो जाएगा उस बिल पर, तब हम उस बिल को पार्लियामेंट में भेजेंगे। पार्लियामेंट में बोथ द हाउसेस में भेजेंगे हम, एक लोकसभा में भी और फिर राज्यसभा में भी। जब इन दो हाउसेस में हमारा बिल अप्रूव्ड हो जाएगा, द बिल शुड बी अप्रूव्ड इन द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जब बिल जो है उस बिल को अप्रूव कर लेंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तब उस बिल को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर अपनी साइन कर देंगे, यानी कि अपना असेंट कर देंगे, यानी कि साइन कहते हैं असेंट को, तब असेंट कर देंगे या फिर अप्रूव कर देंगे उस बिल को, तब वो बिल जाके एक एक्ट बन जाता है। समझ में आया दोस्तों? देखिए, आफ्टर द असेंट और अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इट बिकम्स एन एक्ट। जैसा ही प्रेसिडेंट ने उस बिल को असेंट कर दिया तो तुरंत उसके अगले क्षण वो एक बिल से हटकर एक्ट बन जाता है। समझ में आया दोस्तों? अब आप कहोगे कि अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये पार्लियामेंट वाले अगर बिल को अप्रूव नहीं करें, पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेस में बिल अप्रूव नहीं हुआ, तो क्या होगा? फिर से वो भेजेंगे स्टैंडिंग कमेटी मेंबर को, फिर से बिल आ जाएगा स्टैंडिंग कमेटी वालों के पास। अब वो फिर से उसके अंदर कुछ नए अमेंडमेंट्स करेंगे, कुछ बिल को मॉडिफाई करेंगे, फिर से वो ऐसे ही भेजेंगे बिल। समझ में आया दोस्तों? अब आपको समझ में आया कि एक एक्ट बनता कैसे है। अब बात करते हैं द फाइनेंस एक्ट 2021। अब ये फाइनेंस एक्ट 2021 क्या है? देखिए, ये एक फाइनेंस एक्ट 2021 ये इनकम टैक्स के लिए एक रिसोर्स है, यानी कि हम इसमें इनकम टैक्स के बारे में रिलेटेड नए नए अमेंडमेंट्स बताते हैं। समझ में आया? देखिए,
amendments are made every year to the income टैक्स एक्ट 1961 एंड अदर लॉस, यानी कि ये जो फाइनेंस एक्ट 2021 है इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं। समझ में आया दोस्तों? ऑल दिस अमेंडमेंट्स आर पास्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट्स बजट सेक्शन, यानी कि एवरी ईयर जब बजट सेक्शन होता है, देखिए एवरी ईयर फरवरी को जब बजट सेक्शन होता है तब उसमें बताया जाता है कि कौन कौन से नए नए अमेंडमेंट्स आए हैं और कौन कौन से नए अमेंडमेंट्स पास हुए हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट में। समझ में आया? जैसा कि नए अमेंडमेंट्स मतलब जैसा कि कुछ चेंजेस होते हैं इनकम टैक्स में भी, जैसा कि कुछ चेंजेस होते हैं कुछ, या फिर कुछ स्लैब रेट्स बढ़ते हैं, यानी कि अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि क्या चेंजेस करे है गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट्स। उस चेंजेस को ही हम कहते हैं अमेंडमेंट्स। द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन्स 4 पार्ट्स विच स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स। अब ये फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताएगा? फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स 4 पार्ट्स विच स्पेसिफाई द, एक फर्स्ट शेड्यूल में यानी कि फाइनेंस एक्ट 2021 के फर्स्ट शेड्यूल में एक 4 पार्ट्स में, जिसमें ये बताएगा कि इनकम टैक्स के जो रेट्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकम टैक्स में हम जब कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम, एक स्लैब रेट्स में कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने बताया था पहले वीडियो में। हाँ, तो वही रेट्स है, तो वही रेट्स के बारे में ये फर्स्ट शेड्यूल में, फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में हमें बताता है। और एवरी ईयर के जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं रेट्स के ऊपर, यानी कि रेट्स में कुछ बदलाव हो, तो इसमें फर्स्ट शेड्यूल फाइनेंस एक्ट 2021 के फर्स्ट शेड्यूल में हमें देख लेना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स में ये साल कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। अब हम बात करते हैं पार्ट 1। इसमें भी पार्ट 1 में क्या है, मैंने बताया था कि आपको द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन्स 4 पार्ट्स विच स्पेसिफाई रेट्स, जिसमें सभी के रेट्स बताते हैं कि टैक्स में कितने रेट से हमें टैक्स चार्ज करना होगा। अब वो 4 पार्ट्स क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट है ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2021 स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स अप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 2022-23। इसमें क्या बताता है फर्स्ट पार्ट में कि इसमें भी टैक्स के रेट्स बताते हैं, यानी कि जब हम नेट टोटल टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि हमें नेट टैक्सेबल अमाउंट हमारा आएगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पहले हमें हेड्स का कंप्यूटेशन करना होगा, अलग अलग हेड्स में अलग अलग इनकम के हेड्स का कंप्यूटेशन करना होगा, फिर हमें उन सभी को एडजस्ट करना होगा। लॉसेस है तो लॉसेस आर टू बी एडजस्टेड, फिर हमें उसमें से ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी हमारी, उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें माइनस करना होगा कुछ डिडक्शन। जब हमें नेट टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि नेट टोटल इनकम, सॉरी टैक्सेबल नहीं, नेट टोटल इनकम अमाउंट, जब हमारी नेट टोटल इनकम अमाउंट आ जाएगी तब हम उस पर कुछ स्लैब रेट्स लगाते हैं और उस स्लैब रेट्स की मदद से हम अपना टैक्स का जो कंप्यूटेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी आती है उस स्लैब रेट्स लगाने के बाद ही हमें पता चलती है। तो उस स्लैब रेट्स के बारे में अगर कुछ चेंजेस हो तो वो पार्ट 1 में हमें बता दिया जाएगा फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट पार्ट में। अब पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है कि स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ TDS टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो इसमें पार्ट 2 ये बताता है कि TDS के रेट्स, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS को हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, ये भी एक तरह का टैक्स ही होता है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब के लिए तो फिलहाल आप ये जान लिए कि पार्ट 2 ये बताता है कि TDS के जो रेट्स है, TDS के जो TDS टैक्स के रेट्स है, उसके रेट्स अगर कुछ चेंजेस हो उसके रेट्स में तो वो पार्ट 2 में हमें बताता है। अब पार्ट 3 ये बताता है कि स्पेसिफाई द रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड। Specify the rates for calculating income tax from income chargeable under the head
सैलरीज एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्सेस। अब इसमें ये बताता है कि अलग अलग हेड्स में, यानी कि अलग अलग हेड्स नहीं, स्पेसिफाई द रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड। सैलरी के अंदर क्या, जब हम सैलरी का कंप्यूटेशन करते हैं, जब हम सैलरी हेड में सैलरी का कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें बताता है, तो पार्ट 3 ये बताता है कि अगर सैलरी के कंप्यूटेशन में कुछ स्लैब रेट्स में चेंजेस हो, सैलरी के कंप्यूटेशन करते वक्त उसके अंदर कुछ चेंजेस हो कैलकुलेटिंग करने में इनकम, तो उसके बारे में पार्ट 3 बताता है। समझ में आया? एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एडवांस टैक्स का मतलब देखिए, जैसा कि मान लो मेरी जो सैलरी है मुझे 1 महीने की एडवांस अगर सैलरी मिल रही हो तो उस 1 महीने की एडवांस सैलरी को भी मुझे इसी साल में पे कर देना होगा। समझ में आया? ये हम और भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे जब हम इनकम अंडर द हेड सैलरीज का चैप्टर पढ़ेंगे। तो समझ में आया? अब पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 हमें ये बताता है कि गिव द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम पे कैसे टैक्स लगाते हैं और एग्रीकल्चर पे कैसे कंप्यूट करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम जो हमारी होती है उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस पर कैसा कंप्यूट करते हैं नेट एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आया? वो ये बताता है पार्ट 4। पार्ट 4 बताता है कि रूल्स बताता है पार्ट 4 की हाउ टू कंप्यूट नेट एग्रीकल्चर इनकम, एक नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं।